नमस्कार विद्यार्थियों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में से लगभग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक का नेम है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एड्रेनलिन, जिसे एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। क्या होता है एड्रेनलिन का डोज, क्या होता है रूट, किस माध्यम से देते हैं, किस कंडीशन में इंट्रामस्कुलर देते हैं, किस कंडीशन में आईवी देते हैं। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, जो कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए और एग्जाम्स के ओरिएंटेड बहुत अच्छी नॉलेज देगा। नॉर्सेट के एग्जामों में जरूर से जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बोले तो ये क्वेश्चन से जरूर वन लाइनर पूछा जाता है कि एनाफिलैक्टिक रिएक्शन के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। तो क्यों ना हम इस टॉपिक के ऊपर आज चर्चा कर लें। टॉपिक का नेम है एड्रेनलिन, जैसे कि आप लोग को क्लियर कट मेंशन कर रखा है यहाँ पर आप लोग के सामने ADR बोलते हैं इसे, जैसे कि बोले इसे एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी? एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन की। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन की ये क्या होती है? एनाफाइलैक्टिक की ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, याद रखना, ठीक है। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन की ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब बात करते हैं कि ये किस किस रूट के ऊपर, किस किस रिसेप्टर्स के ऊपर वर्क करता है। तो सबसे पहली जो जरूरी चीज़ है, ये 3 रिसेप्टर्स के ऊपर वर्क करता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने रहेगा ये। मोड ऑफ एक्शन अगर आप लोगों से पूछेगा, इसके मोड ऑफ एक्शन अगर आप लोगों से पूछेगा तो नंबर 1 पर ये बीटा 1 रिसेप्टर पे वर्क करता है, दूसरे नंबर पर ये बीटा 2 रिसेप्टर पे वर्क करता है और तीसरे नंबर पर ये अल्फा 1 रिसेप्टर पे भी वर्क करता है। ये 3 रिसेप्टर्स पे बेसिकली वर्क करता है। बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा अल्फा 1 रिसेप्टर पर वर्क करता है। बीटा 1 रिसेप्टर की बात करें तो ये पाया जाता है आप लोग के सामने हार्ट पर। बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? हार्ट के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या करेगा? डेफिनेटली ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, हार्ट रेट को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। दूसरे नंबर पर बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लंग्स के, कहाँ पर पाया जाएगा? लंग्स की रेस्पिरेटरी म्यूकोसल लाइनिंग की स्मूथ मसल्स पे। बेसिकली आप लोगों को याद रखना कहाँ पाया जाएगा? स्मूथ मसल्स पर पाया जाएगा, जिसके कारण से ये क्या वर्क करेगा? गौर से देखना है। ये बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके ये ब्रोंको डायलेशन करता है। क्या करता है? ये ब्रोंको डायलेशन करवाता है। और तीसरे नंबर पर बात करें, थर्ड नंबर पे बात करें, ये अल्फा 1 रिसेप्टर जो कि कहाँ पर पाया जाता है? वेसल्स पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये वेसल्स पे पाया जाता है। और वेसल्स पे पाए जाने के कारण से मस्ट बी नोटेड, ये क्या करेगा? वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। क्या करेगा? ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, जिसके कारण से वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, जिसके कारण से ये क्या होगा? बीपी को बढ़ाएगा। क्या करेगा? ये बीपी को बढ़ाएगा। मतलब ये बीपी को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्रोंको डायलेशन करता है। ऐसे इसके वर्क आपके सामने आते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ जाता है ये किन किन वेज से करता है। तो इसके लिए मैंने आप लोग के सामने ये लिखा है, ये आप लोग के सामने एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली बेसिक चीज़ आप लोग के लिए यही है, इनके मोड ऑफ एक्शंस आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। अत्यंत महत्वपूर्ण, मतलब ये मान लीजिएगा कि एक बार के लिए एक आपका क्वेश्चन पक्का बनता है यहाँ पे, और ये आपका क्वेश्चन एक कन्फर्म हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पर बात करें आप लोगों से कि अगर हम बात करें इसके फर्दर कंडीशंस में, कि 2 केसेस ले लेते हैं। एक केस ले लेते हैं हम लोग, एक केस ले लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हुई है। क्या हुई है? किसी व्यक्ति को एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हुई है। मान लीजिएगा इस पेशेंट को बी स्टिंग किया है, मधुमक्खी ने काटा है, या एनी अदर टाइप ऑफ कोई सी भी एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हुई है। उसके अंदर पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? आप लोग बोलेंगे एक सीवियर ये एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन एक प्रकार की सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है। एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है जिसके अंदर पेशेंट के अंदर सडन एकदम से हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। पेशेंट में वेजोडाइलेशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण से पेशेंट में हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। संग में पेशेंट में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, जिसे आप लोग बोलते हैं ब्रोंकोस्पास्म कंडीशन। और पेशेंट के अंदर एयरवे
स्वेलिंग भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकती है यहाँ पर आप लोगों को पेशेंट में? एयरवे की स्वेलिंग भी आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये एक प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशंस रहेगी। ये क्या रहेगी बच्चों? यहाँ पर एक प्रकार से इमरजेंसी सिचुएशन रहने वाली है। ये आप लोगों की इमरजेंसी सिचुएशन रहने वाली है, नो डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब बात करें आप लोगों से कि यहाँ पर ट्रीटमेंट में क्या चलेगा भाई? ट्रीटमेंट में क्या चलेगा? तो आप लोगों के पास में रहेगा, आपको एडीआर देना है। क्या देना है आप लोगों को? एडीआर देना है। एडीआर किस माध्यम से देंगे? इंट्रामस्कुलर देंगे। किस माध्यम से देंगे? इंट्रामस्कुलर देंगे। इंट्रावीनस क्यों नहीं देंगे? अगर आप लोग के पास में क्वेश्चन बने तो इंट्रावीनस यहाँ पर आप लोगों का चलेगा नहीं, क्योंकि इसके कारण से तुरंत पेशेंट में क्या हो सकता है? अरिथमियास का रिस्क रह सकता है। नॉट गिवन आईवी। अदरवाइज पेशेंट में किसका रिस्क रहेगा? कार्डियक अरिथमियास का रिस्क रहेगा। कार्डियक अरिथमियास का रिस्क रहेगा दोस्तों, याद रखना। कार्डियक अरिथमियास का रिस्क रहेगा, बिल्कुल बेसिकली आप लोगों को याद रखना है। अब दूसरे नंबर पे पूछे आप लोगों से, हाँ ठीक है सर हमने ये वाला चेक कर लिया। अब हम बोले भैया कि आगे की तरफ क्या रहेगा? आप लोगों ने किसी व्यक्ति को इंट्रावीनस नहीं देनी है, इंट्रामस्कुलर देनी है। अब पेशेंट में क्या क्या आप लोगों की कंडीशन रहेगी? सबसे पहले देखो कि पेशेंट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के अंदर क्या कॉन्शियस है? बिल्कुल कॉन्शियस है। अब पेशेंट के अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, आप लोग इंट्रामस्कुलर माध्यम से दो। आप लोग इंट्रामस्कुलर माध्यम से दो। प्रोटोकॉल क्या कहता है? प्रोटोकॉल कहता है आप लोगों का 1:1000 के रेशियो के अंदर आप लोगों को ये देनी है। 1:1000 में डाइल्यूट करके आप लोगों को देनी है। डोज कितनी रहेगी? डोज रहेगी आप लोग के सामने 0.3 mg के करीब, 0.3 से लेकर के 0.5 mg, आप लोग को 0.3 to 0.5 mg आप लोगों को रखनी है। अब आपसे पूछा जाए कि इंट्रामस्कुलर देनी है, किस माध्यम से देनी है? तो आप बोलेंगे एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, मिड थाई के ऊपर आप लोग को देनी है। कहां पर देनी है? मिड थाई के ऊपर देनी है आप लोगों को, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों के सामने बेसिक कंसेप्ट बन करके आता है कि अगर किसी व्यक्ति को सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो रही हो, जिसके अंदर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो रही हो, पेशेंट के अंदर आप लोग को एयरवे स्वेलिंग देखने को मिल रहा हो, पेशेंट के अंदर आप लोग को ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको स्पाज्म देखने को मिल रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा हो, तो तुरंत ही आप लोग इंट्रामस्कुलर माध्यम से एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई के ऊपर 0.3 से 0.5 mg की 1:1000 डाइल्यूएंट रेंज के अंदर आप लोग एडमिट कर दोगे। अब आपसे पूछेंगे कि सर इंट्रामस्कुलरली क्यों देते हैं? वाई द गिवन इन द इंट्रामस्कुलरली? इसके केस के अंदर इंट्रामस्कुलरली क्यों दिया है? आप लोगों को मस्ट भी नोटेड रखना चाहिए, क्योंकि इंट्रामस्कुलर से ड्रग का फास्ट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ड्रग का फास्ट एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और तुरंत रिलीफ करेगा ये कंडीशन को। आप बोलेंगे आईवी क्यों नहीं देंगे? अरिथमियास पैदा कर देगा। बेसिक चीज है आप लोग के सामने। अब आपसे आगे की तरफ पूछे कि सर और कंडीशन में, किस कंडीशन में हम लोग आईवी परफॉर्म करेंगे? बेसिक चीज ये लो भाई आप लोग के सामने आईवी फॉर्म के लिए, और यहां पर हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 है, पेशेंट क्या हो चुका है? पेशेंट अनकॉन्शियस हो चुका है। पेशेंट अनकॉन्शियस हो चुका है। पेशेंट कार्डिक अरेस्ट पर जा रहा है। पेशेंट कार्डिक अरेस्ट पर जा रहा है, इसका मतलब पेशेंट के अंदर पल्स एब्सेंट है, ब्रीथ एब्सेंट है, पेशेंट एसिस्टोल पर है, या फिर पेशेंट में पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की कंडीशन है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को एडीआर देना पड़ेगा। और एडीआर किस माध्यम से दोगे? आप बोलेंगे सर आईवी माध्यम से दोगे। किस माध्यम से नहीं दोगे? इंट्रावेस्कुलर माध्यम से नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे इंट्रावेस्कुलर माध्यम, इंट्रामस्कुलर माध्यम से क्यों नहीं दोगे भाई? खुद सोचो आप लोग एक बार के लिए कि जब पेशेंट में कंडक्शन एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, हार्ट पंप करना बंद कर चुका है, मसल्स को ब्लड सप्लाई होगी नहीं, तो क्या आप लोग मसल्स में ड्रग दोगे तो इफेक्टिव होगी? नहीं होगी। तो इस कंडीशन में आप लोगों को इंट्रामस्कुलर नहीं देना है, आप लोगों को इंट्रावीनस देना है। अब आप लोगों से बेसिकली पूछ लिया जाए कि यहां पर डाइल्यूएंट रेंज क्या रहेगी, तो आप लोग बोलेंगे डाइल्यूएंट रेंज रहेगी 1:10,000। डाइल्यूएंट रेंज क्या रहेगी यहां पे? 1:10,000 आप लोग के सामने डाइल्यूएंट रेंज रहेगी। ये वाली बात आप लोग को बेसिकली याद रखनी है। डोज कितनी रहेगी? डोज रहेगी आपके पास में 1 mg।
डोज रहेगी आप लोग के पास में 1 mg और माध्यम क्या रहेगा, रूट रहेगा आप लोग के सामने IV। क्या रहेगा, IV। ये आप लोग को बेसिकली याद रखना है बच्चों। अब आप लोगों से बोले क्लोजली मॉनिटर पेशेंट कार्डियक डिसरिथमियास के अंदर और रिदम्स और बिगड़ सकती है, तो आप लोगों को क्लोजली मॉनिटर भी इस कंडीशन में आपको पेशेंट को रखना है। अब आप लोगों से पूछे कि हम ADR के अंदर और क्या क्या कंडीशंस को देखते हैं। बेसिकली अगर बोला जाए कि ADR का एक कॉमन क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि ADR को अगर लिग्नोकेन के संग में देना हो, ADR को अगर लिग्नोकेन के संग में आप लोग को देना हो तो क्यों प्रायोरिटी पे देते हैं, क्यों दिया जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ADR को लिग्नोकेन देने का कारण सबसे पहले ये लेस साइड इफेक्ट पैदा करती है। मतलब ADR अगर आप लोग देते हैं, ADR अगर आप लोग देते हैं तो लेस साइड इफेक्ट ऑफ लिग्नोकेन, लिग्नोकेन का साइड इफेक्ट आप लोगों को कम देखने को मिलेगा। मतलब एनेस्थेटिक जो इफेक्ट है वो क्या होगा, इसके साइड इफेक्ट आप लोग को कम देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर अगर ADR अगर आप लोग देते हैं किसी पेशेंट को लिग्नोकेन के संग में, तो यहां पर आप लोग को याद रखना है इसका बेटर रिजल्ट आप लोग को इफेक्ट देखने को मिलेगा, बेटर इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब आप लोगों को लिग्नोकेन देना हो तो आप ADR के संग में मिला करके दे सकते हैं, जिसके कारण से आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है और लेस साइड इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। जब आप लोग देखते हैं तो इसका डाइल्यूशन रेट होता है 1:2 लाख आप लोग के सामने। कितना, 1:2 लाख इसका डाइल्यूशन रेंज रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ADR को लेकर के और क्या क्या छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ADR आप लोगों को पता होना चाहिए एपिस्टेक्सिस की कंडीशन, जिसके अंदर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रही हो और इसके अंदर ब्लीडिंग नहीं रुक रही हो, तो आप क्या करते हैं, आप लोग नेजल पैकिंग करते हैं ADR के द्वारा, नेजल पैकिंग करते हैं ADR के द्वारा और इसको आप लोगों को रिमूव करना होता है 24 आवर के अंदर। कितने, 24 आवर के अंदर आप लोगों को इसको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। एक मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि ADR आप लोग ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग से पहले क्यों देते हैं, ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग से पहले, ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग से पहले आप लोगों का ADR देने का क्या कार्य रहता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो से वाकिफ होने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच, जय हिंद।